दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर के दीक्षा भूमि से। और दीक्षा भूमि पे यहाँ पर जो बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पर बुद्ध मूर्तियाँ हैं, बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर शाहू महाराज है। और बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पर दीक्षा भूमि के मैदान में लगा है। और यहाँ पर जो इस स्टॉल को चलाने वाले मेरे साथ मौजूद है लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात करने के लिए। सर जय भीम। सर जय भीम। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं, आपकी मूर्तियाँ यहाँ पे खरीद रहे, तो कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? रिस्पॉन्स तो अच्छा है, पर बाकी के स्टॉल की तरफ और बाकी मूर्तियों की तरफ देखकर हमारे दिल में भी एक ऐसा एक ऊर्जा निर्माण होती है कि वो बाकी के चेहरे और हमारे चेहरे में लगभग 75% फर्क पड़ता है। और जिस वर्कशॉप से, जिस मूर्तिकला केंद्र से हम आते हैं, ये सबसे पहले हमारे पापा थे शिल्पकार रवि मूर्ति जी, उनके लड़के हैं जिन्होंने जे आर्ट फाइन कॉलेज से BFA किया है। उनके माध्यम से आज के तारीख में प्रज्ञा भारतीय शिल्पकला दर्शन के नाम से हम ऑल ओवर इंडिया में सारे महापुरुषों के प्रतिमा अच्छे से अच्छे और चीप दर में, कम रेट में, और महापुरुष एक्चुअली महापुरुष दिखे, उनकी अवहेलना ना हो, चाहे चेहरे से, चाहे उनके एटीट्यूड से, चाहे उनके कपड़ों से। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। जी 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 जी। अभी तक कितनी मूर्तियाँ यहाँ पर बेची गई हैं? यहाँ से लगभग अभी तक का 30-32 मूर्तियाँ बेच चुके हैं। और आज के तारीख में बिरसा मुंडा जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अन्नाभाऊ साठे, उसी तरह से शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, रमाई, इनकी डिमांड बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। बुद्ध बाबा साहब तो चलते ही चलते हैं, पर उनके साथ साथ इन बाकी के महापुरुष है, उनकी भी डिमांड ज़्यादा हो रही है। जी जी। साधारणतः एक मूर्ति की कीमत क्या होती है? एक मूर्ति की कीमत 7 फीट की लोगे, 6.5 फीट की लोगे, फाइबर ग्लास की, कम से कम 1.5 लाख से 1,65,000 तक हम बेचते हैं। जी 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 जी। यहाँ पर जो लोग आए हैं, कहाँ से लोग आए और कहाँ का डिमांड क्या है उनकी? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से लोग आए, कुछ लोग मद्रास से आए हैं। जो हमेशा देखता हूँ यूपी से ज़्यादा लोग आते थे, पर इन 2 सालों से साउथ से आने वालों की संख्या ज़्यादा है। जी जी जी। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, तो लोगों के लिए क्या कहेंगे आज? लोगों को मैं यही कहूँगा कि मूर्ति लेते वक्त कोई महापुरुष ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा कीजिए। हम भी नहीं चाहते कि हम मूर्ति बेचकर अपना पेट भरे, पर किनकी इच्छा है, जिन लोगों की इच्छा है कि प्रतिमा सुंदर हो, तो अवश्य हमसे कांटेक्ट करें। जी जी जी। और दूसरी बात ये है कि आप ये मूर्तियाँ बेचने का काम करते हैं, तो आपके दिल को क्या लगता है? एक तसल्ली सी लगती है, सुकून सा लगता है। और जब भी कभी हम उस शहर में, जिस शहर में हम मूर्ति दिए, उस शहर से कभी हमारा रूबरू हुआ, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमने ये इतिहास स्थापित किए, ये हमारे हाथ की मूर्ति है। कितने लोगों का स्टाफ है अभी आपके पास में? अभी हमारे पास में लगभग 8 से 10 लोगों का स्टॉक है। और इनका पेमेंट सब। और यहाँ पर सिर्फ हम बिक्री के लिए नहीं आते, सिर्फ मात्र डिस्प्ले के लिए आते, जो हमने सबसे पहले अपने जेब से 1 से 1.25 लाख रुपये खर्च करते हैं। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ये 49,000 रुपये का स्टॉल है टोटल। इसका बिछायत अलग है, बाकी सब कार्टिंग वगैरह सब अलग है। अच्छा, बुद्ध विहार कमेटी के लोग आते हैं क्या मूर्ति खरीदने के लिए? हाँ, आते हैं ना। कहाँ से आते हैं? लगभग सर हमारे वर्कशॉप में, जिस रामबाग में मूर्ति कारखाना है, आज के तरह 51 साल हो गए, यही एक में बिजनेस है। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि से। और यहाँ पर कुछ युवतियाँ लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात करना चाहती है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। बोलिए, क्या कहना चाहोगे आज? आज तो मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ की ही रहने वाली हूँ, नागपुर की, और मैं यहाँ हमेशा आती जाती रहती हूँ। हमेशा यहाँ 14 अप्रैल या हर कोई फेस्टिवल यहाँ जो होते हैं, यहाँ मैं आती हूँ दर्शन के लिए। और बहुत ही ये सब भाविक देख के बहुत ही मन प्रसन्न होता है, अच्छा भी लगता है। और बहुत ही ऐसे ही सदा आते रहे और दीक्षा लेते रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। जी, आप एक बौद्ध धम्मी है, तो आप घर में किस तरह से बुद्ध धम्म का आचरण करती है?
मैं तो सुबह सुबह शाम हमारे यहाँ पूजा होती है हमारी बुद्ध की, और अच्छा लगता है पूजा पाठ करके अपना धर्म का आचरण करते हुए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों पर संस्कार किस तरह से करती हैं आप? उनको भी हम पूरे वंदना वगैरह सब आती है, हमारी पूजा आती है, ये है छोटा उसको सब आता है। चलो, आप क्या कहेंगी? हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मोस्टली मैं तो नवेगांव बांध से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग अभी वहाँ से आए हैं। अच्छा। मतलब ये मेरी सिस्टर है, तो हम लोग सब ये फैमिली के यहाँ पे बस देखने के लिए वहाँ से दूर से यहाँ तक आए हैं। देखने के लिए आए हैं या कुछ आचरण करने के लिए आए हैं? आचरण करने के लिए, मतलब बुक्स खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए सब, जी, तो जी, इसीलिए हम लोग आए यहाँ कौन पे। कौन सी किताबें खरीदी की आपने? अभी तो वो वहाँ पे है। अच्छा। हाँ, मिलिंद प्रश्न एंड ऑल, तो वो अभी खरीदे हैं हम लोगों ने। अच्छा। बाबा साहेब के डेमोक्रेसी पे डिपेंडेंट वगैरह ऐसे। हाँ। क्या क्या करती हैं आप? अभी तो मैं MBA कर रही हूँ। MBA कर। हाँ, इंजीनियरिंग हुई है मेरी। अच्छा, आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती है? हाँ, अभी जॉब भी कर रही हूँ मैं इंजीनियर में, सिविल इंजीनियर करके। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने लॉर्ड बुद्धा पर बात रखी है। सर, क्या कहेंगे आज? बहुत बढ़िया यहाँ का माहौल है, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अलग अलग महाराष्ट्र के सभी या यूँ कोई के भारत के सभी को प्रांतों से यहाँ पे लोग आए हैं। अच्छा, एक मंगल मैत्री का वातावरण जैसे लग रहा है यहाँ पे, और भले यहाँ पे भीड़ है, लोग हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आराम से अपने अपने सब काम हो रहे हैं। जिनको जो दान देना है दान दे रहे हैं, जिनको किताबें करना है, धम्म का जो भी आचरण देना है, जो वो यहाँ से सीख ले रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बदंते जी की यहाँ पे एक सभा है, यहाँ से उनसे मिल सकते हैं। जिनको जिस बातों का यहाँ पे प्रश्न का यहाँ पे समाधान चाहिए, वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वातावरण है, एक प्लेटफॉर्म, और एक हर साल होने वाला ये पर्व अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आने को समय मिल जी, धन्यवाद साहब। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपको धम्म चक्र प्रवर्तन की बहुत बहुत आप बधाई सभी हो। को। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण, और यहाँ पे नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर ज्ञान ज्योति भंते जी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। वंदन भंते जी। साधु साधु साधु। भंते जी, आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि बाबा साहब ने जो सपना देखा था इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, बाबा साहब ने समता सैनिक दल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये चारों संगठनों का निर्माण किया था। और जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति इन चारों संगठनों में काम करे, उनके घटना के अनुसार। अभी इतने साल बीत गए, 67 साल बीत गए, लेकिन बाबा साहब की सारी संगठनाओं को आप लोगों ने बर्बाद किया है। इतना सारा कलंक लग गया आप पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर। किन शब्दों में कहूँ मैं? बाबा साहब की धारणाएं थी कि सब व्यक्ति इन चारों जन्म मरते दम तक सदस्य रहे। लेकिन मेरा नाम ज्ञान ज्योति, मेरा नाम आगे बढ़ गया, तो मैंने मेरे नाम का एक संगठन खोल दिया है। तो मैंने हानि की ना, अपनी भी हानि की। इसी तरह बाबा साहब के सभी संगठनों को इतना, मतलब अब क्या मैं इतना बेचैन हूँ, इसीलिए मैं किन शब्दों में आपको कहूँ कि आप बाबा साहब के गद्दारी, बाबा साहब के अनुयायी ने बाबा साहब के साथ में गद्दारी की, बोलना पड़ रहा है। क्या करेंगे? क्योंकि सारी संगठना को बर्बाद किया है। तो बर्बादी का कारण बाबा साहब हो सकते क्या? बाबा साहब नहीं, बाबा साहब के अनुयायी, उनकी बाबा साहब ने दिए हुए संगठनों को सुरक्षा नहीं कर पाए। किसको बोलूं, क्या कहूं, किस मुंह से कहूं? इतनी तीखी बात बोलना पड़ रहा है। ऐसी हालात में बाबा साहब के इस ऋण से मुक्त होने के लिए इन चारों संगठनों का पुनरुज्जीवन करना होगा, और एक ही बोर्ड पर चारे संस्था के नाम होंगे। आजन्म में सभी सभासद होंगे, हर कोई सभासद अपने अपने नियमों के चलेगा। जो साहित्य अपने सारे लीडर लोग हैं रिपब्लिकन पार्टी के अनुसार नहीं चले, इसलिए पार्टी में भेद हुआ। अगर ये रिपब्लिकन पार्टी के उसूलों पर चलते, भेद नहीं हुआ करता। दो व्यक्ति दुनिया में एक नहीं है, लेकिन बाबा साहब के
अब क्या करे, किसको बोले। अब बाला साहब अम्बेडकर जी वंचित लेकर के है, कहाँ रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब की। मुझे लज्जित होना पड़ रहा है बोलने में, शब्द नहीं सुनते, क्या करूँ मैं। तो कैसे करेंगे। तो ये इतने हाल के बेहाल हो गए, 67 साल में हाल के बेहाल देख रहा हूँ। क्या बाबा साहब ने सपना सजाया था कि ऐसे चारों संगठन, अरे आरएसएस वाले 125 को निर्माण हुआ था, उन्होंने राज निर्माण किया और हम लोगों ने मूक नायक बाबा साहब ने निकाला ना, तब से लेकर इतने सारे संगठन बनाए। हमारी क्रिएटिविटी हम आज तक के निर्माण नहीं कर पाए, इसलिए हमें जितनी सारी खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, अपना आत्ममूल्यांकन करेंगे और पुरानी जितनी सारी गलतियाँ हुई उन गलतियों को सुधार करके फिर नए तरीके से नए सिरे से काम में लग जाए, ताकि बाबा साहब के ऋण से मुक्त हो जाए। इसलिए बाबा साहब के भगवान बुद्ध ने दिए हुए सद्धर्म को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष समझना बहुत कठिन है। इतने 67 साल उलट गए, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम भी पिछड़े हुए और आप भी पिछड़े हुए, तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। धम्म के क्षेत्र में एक भी व्यक्ति न श्रोतापन्न, न सकदागामी, न अनागामी, न अर्हत तो प्राप्त करना तो कितना दूर। 67 साल इस धम्म क्रांति के देख रहे हैं, अंधे होकर के अभी भी हम भी अंधे हैं और आप भी अंधे। किसको मैं दुगालूं, किसको कटु बोलूं, किसको क्या बोलूं। इसलिए इतने सारे हाल के बेहाल मैं देख रहा हूं, तो बड़ा परेशान मैं नहीं, ये मूवमेंट को देखते हुए मैं परेशान इसलिए हुआ कि बाबा साहब के लोगों ने सद्धर्म का अनुयायी नहीं किया। भगवान के सद्धर्म के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को समझने में बड़ी मतलब व्यवहार ही नहीं हुआ, सक्षम व्यवहार। जो मन में आया वो करते रहे। इसलिए बाबा साहब ने जो जिम्मेदारियाँ दी सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने की, इन जिम्मेदारी को संभल नहीं पाए। बंसी जी, इन गलतियों का कारण क्या हो सकता है? गलतियों अपने मन के स्वभाव के मुताबिक चलना है, और क्या है। बाबा साहब ने दी हुई प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करना है। बाबा साहब ने चारों संगठनों के दिए हुए नियमों का पालन नहीं करना है, इसलिए सुरक्षा नहीं कर पाए, हानि की है। तो बाबा साहब को बोल करके आने वाला हूँ, बाबा साहब आप देखो अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे आपके साथ में ईमानदारी से नहीं रहे, या आपके साथ में गद्दारी की है, मैं इन शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज तो भी आंखें खोले, बाबा साहब को माफ़ नहीं करेंगे आप, जब तक कि बाबा साहब की मिशन को पूरा नहीं करेंगे। इस ऋण से मुक्त होना हो बाबा साहब के, तो बाबा साहब के मिशन वर्क पूरा करें, तब आप बाबा साहब के ऋण से मुक्त होने की बात कर सकते हो। नहीं तो मुझे ही लज्जित होना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या बोले इस संबंध में। धन्यवाद भंती जी, आपने जो बात यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा पर अच्छी बात रखी है। दर्शकों, भंती जी ने अभी जो उनका जो अंतःकरण है, जो दिल में की बात खुलकर यहाँ पर कही है, बड़ी खेद के साथ उन्होंने अपने बात यहाँ पे रखी है। और बाबा साहब का विचार अमल में लाना चाहिए, बुद्ध धम्म का अनुसरण करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर ज्ञान ज्योति भंती जी ने रखी है। उनके मार्ग पर चलने का आप प्रयास कीजिए। तो भंती जी को नमन करते हुए मैं आगे चलता हूँ। दर्शकों, मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि से बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी लाइव। और यहाँ पर दीक्षा भूमि के पवित्र मैदान पर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। यहाँ पर किताबों की स्टॉल है और यहाँ पे चलाने वाली एक महिला है, उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम सर। लोगों का रिस्पांस कैसा है? सर ठीक है, अच्छा है जी। अभी तक कितनी बिक्री किताब हुई है? अभी तो उतना कैलकुलेशन नहीं किए, लेकिन ठीक ठीक है। ठीक है। कौन सी किताबों की डिमांड है यहाँ पर? धम्म मांगते हैं, धम्मपद बोलते हैं, संविधान पूछते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा बाकी और भी किताबें लेते हैं, बुद्ध वंदना वगैरह, लेकिन संविधान के लिए सभी पूछते हैं, धम्मपद पूछते हैं, बुद्ध धम्म बोलते हैं, ये किताबें हमको चाहिए बोलते हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक किताबों के जो वाचक है, यानी किताब पढ़ने वाले यहाँ पर हमें युवा कार्यकर्ता मिले हैं। सर, कहाँ से आप? सर, मैं नागपुर दिगोरी से ही हूँ। जी जी जी। कौन सी किताब खरीदी आपने? सर, मैंने अभी यहाँ पर जो है गुलामगिरी, जो ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी की किताब है, वो खरीदी है। उसके बाद बुद्ध धर्माने जगाचा उद्धार होणार है, ये किताब ली है। और गोडसे जी ने गांधी की हत्या क्यों की, ये किताब ली है। तो ऐसे और 2-4 किताबें और, जैसे बुद्ध एंड हिज धम्मा हुई,
या फिर प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, ऐसी कई सारी किताबें जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखी है। इन किताबों के द्वारा ही हमारे जो भारत के जो युवा है या जो भी बड़े लोग हैं, तो इन सभी हमारे बहुजन समाज को इन किताबों से जो ज्ञान मिलेगा, इससे ही हमारा जो भविष्य का भारत एक अच्छा भारत और एक सच्चा भारत बन सकता है। और मैं आज के जो युवा लोग हैं, इनसे मैं निवेदन करता हूँ, इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी आप दीक्षा भूमि में आते हैं हर साल, तो हर साल आप यहाँ पर जो बुक स्टॉल लगती है, इन बुक स्टॉल से आप जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कई सारे किताबें लिखी है, ऐसी जो भी आपको किताबें पसंद आती है वो किताबें आप खरीदें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि जो भारत में कई सारे लोग जो हमें मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख बनाकर राजकीय स्तर पर जो हमारा गैर फायदा जो ले रहे हैं, वो गैर फायदा वो नहीं ले सकते। अगर हम सच्चे दिल से अगर बाबा साहब की किताबें पढ़ते हैं, तो कोई भी हमें दुनिया में किसी की मजाल नहीं जो हमें मूर्ख बना सके। जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारे युवा कार्यकर्ता ने रखी है। तो किताब है तो जिंदगी का हिसाब है, ऐसा कहा तो गैर नहीं होगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई, अच्छा पढ़ते रहो। और पढ़ाई से बाबा साहब, इतना बाबा साहब का नाम रोशन हुआ है, पूरी दुनिया जानती है बाबा साहब को ज्ञान के बलबूते पर। तो आगे चलते हैं। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से और पवित्र दीक्षा भूमि से। और यहाँ पर दीक्षा भूमि पर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो पुस्तक होते हैं, किताबें होती है, किताबों की स्टॉल यहाँ पर लगी है। और सागर जाधव जो वामन दादा कर्डक, इनके जीवन पर उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी है और उनका स्टॉल यहाँ पे लगा है। तो बात करते हैं सागर जाधव साहब से। जय भीम सर। सर जय भीम, जय भीम। सर, यहाँ पर जो आपने स्टॉल लगाया है, और खाली हम स्टॉल देखते देखते आए हैं, लेकिन खास करके वामन दादा कर्डक के नाम से स्टॉल है, क्या कहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा जो मिशन है, जो उस समय चलाया, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो महाकवि वामन दादा कर्डक जी का है। बाबा साहब का जो भी मूवमेंट है, भले ही वामन दादा कर्डक जी ने बाबा साहब का अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, बट बाबा साहब को क्या कहना होगा वो अपनी कविता के माध्यम से वो 2 लाइन में, 4 लाइन में वो अदा करते थे। और बाबा साहब का पूरा मिशन वामन दादा कर्डक जी ने चलाया है। आज भी गांव देहात जो भी हो, वहाँ पे वामन दादा कर्डक जी का ही गीत गाया जाता है। एक आधा फिलोसोफर को स्पीच दे रहा है, अपना स्पीच रखते समय भी वो फिलोसोफर वामन दादा की पंक्तियाँ हमेशा उद्घृत करता है। इतना मोल वो महाकवि वामन दादा कर्डक जी। जाधव साहब, यहाँ पर वामन दादा के जीवन पर कौन कौन सी किताबें हैं और कितनी किताबें हैं? हाँ, महाकवि वामन दादा कर्डक की ये बायोग्राफी है जी। एक्चुअली ये थियोरेटिकल बायोग्राफी नहीं है। हमने ये सोचा कि महाकवि वामन दादा कर्डक जी ने अपना पूरा जो लाइफ है वो गाकर अपनी मूवमेंट को उन्होंने सजाया। तो उनका चरित्र जो है, उनकी जो बायोग्राफी है, वो पूरी की पूरी, ये 450 किताब पन्ने की पेजेस की किताब है, वो पूरी की पूरे पोएम के हिसाब से रखी है। ये एक चरित्र काव्य है उनका, बायोग्राफी का। अभी एक्चुअली यहाँ पे टोटल 5, हाँ, एक्चुअली महाकवि वामन दादा कर्डक जी का ये 2nd वॉल्यूम है। अभी आज ही दीक्षा भूमि में जो पहला वॉल्यूम था, फर्स्ट जो वॉल्यूम था, खंड था, वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। ये 2nd वॉल्यूम है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो भी मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वामन दादा के ऊपर आ पड़ी थी, उसके बारे में ये गाना है। इसमें सब गाने का, गीतों का संग्रह इसमें किया है। ये 3rd वाला जो वॉल्यूम है, ये 3rd वॉल्यूम में बुद्धा एंड इस धम्मा के बारे में, बुद्ध धम्म संघ के बारे में यहाँ पे ये कविताएं यहाँ पे अंकित समाहित कर लिया है। ये वाला जो 4th वॉल्यूम है, ये 4th वॉल्यूम में एक्चुअली राष्ट्र के कवि के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पर इतना बड़ा राष्ट्र का प्रेमी कवि इसके पहले हमने नहीं देखा। ये भक्ति के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे उनकी जो सभी राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, किस तरह का भाव होना चाहिए सभी समस्त भारतीयों का, वो कहते कि भाई बाबा साहब ने जो बोला कि मैं आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, वो लाइन पे चलने वाली ये किताब है। बाबा साहब का जो प्रियम्बल है, जो भारतीय संविधान का, वो संविधान का प्रियम्बल ये कवि का, उनका वो क्या बोलते हैं, उनका फाउंडेशन है। तो ये राष्ट्र के ऊपर की सब कविताएं यहाँ पर है। अब ये
फिफ्थ जो वॉल्यूम है, पंचम वॉल्यूम, पहले जो 4 खंड है वो मराठी भाषा में लिखे हुए हैं। अब ये 5वां है और ये डमी के तौर पे, अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये 5वां पंचम खंड है, ये वाला 6th खंड है और यहाँ पे 7th वाला वॉल्यूम है जी। अब यहाँ पे जो है बुद्ध और बाबा साहब का हिंदी वाला है। वामन दादा ने शुरुआती के तौर पे मराठी में ही लिखा था, पर मराठी तो महाराष्ट्र के प्रदेश के से सीमित होती है। तो बाबा साहब का जो ये फिलॉसफी है, तत्वज्ञान है, वो राष्ट्र के हिसाब से, जब मतलब अदर स्टेट में जहाँ पे हिंदी भाषिक लोग हैं वहाँ पर भी जाना चाहिए। तो वामन दादा ने हिंदी में बाबा साहब की फिलॉसफी लिखी। तो यहाँ पे जो है बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जो भी गीत संग्रह है, यहाँ पे उसको संकलित किया है। जी जी। वामन दादा के जो गीत है, हाँ, मराठी और हिंदी में कौन सी किताबों की डिमांड ज़्यादा है? सभी को आज तो ये हिंदी की किताब सबसे ज़्यादा गई, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर से छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, ये लोगों की मतलब ज़्यादा आज इसको डिमांड मिल गया है। जादव साहब, हाँ बोलिए। बुक स्टॉल आपका है, हाँ। हर किस्म की किताब आप रखते थे, हाँ। लेकिन वामन दादा के ही किताब आपके स्टॉल में है। हाँ नहीं, मैं पहले से मेरे स्टॉल में सिर्फ वामन दादा का एक किताब मैं रखता हूँ। अच्छा। अभी ये तो दोस्तों की लोगों की है, तो ये सिर्फ वामन दादा का। जी। वामन दादा ने, सब लोग बोलते हैं कि भाई 10,000 के ऊपर लिखा है, पर उन्होंने अपना खुद का संग्रह नहीं करके रखा है। जी। वो पूरा मिशन के लिए काम किया। अच्छा। जैसे कि बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस है, शासन के तौर पे वो कर रहे, जैसे कि खैरमुड़े साहब ने भी खंड कर लिए। पर ये वामन दादा ने इतना बड़ा काम कर लिया, उनके जन्म के जगह मतलब कचरा था, वो आदमी ने अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर उनका काम कौन करेगा? तो इसलिए बीड़ा उठा के हमने पर्सनली, इसके लिए कोई लोक वर्गणी नहीं है, कलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि हम हमारा PFO है, सोसाइटी है, कॉलेज का कर्जा वर्जा लेकर के हम ये कर रहे हैं मिशन के तौर पे। हाँ। आपने भी वामन दादा के 4,500 गीतों की किताब निकाली है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा काम भारी है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये खाली किताब पब्लिकेशन तक सीमित नहीं है। वामन दादा का स्टडी हो, अभी इस खंड में है ना, महाराष्ट्र के 21 लोग जो वामन दादा के साहित्य के ऊपर PhD करने वाले लोगों की लिस्ट यहाँ पर है। किसने क्या टॉपिक लिया है, कौन से यूनिवर्सिटी में किया है, कौन गाइड है, वो टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब बातें यहाँ पर है। इसके अलावा वामन दादा कर्नाटक का यूनिवर्सिटी के तौर पे अध्यासन हो, तो ये नासिक में 2012 में था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में उसका इनाग्रेशन मैंने खुद किया। संत गाडगे बाबा अमरावती में हमने अध्यक्ष वामन दादा का नाम का चेयर हो, इसलिए प्रस्ताव साहब मतलब वहाँ पे दाखिल करके उसको मंजूरात भी कर ली। जी जी। गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली जो है, वहाँ पे वामन दादा अध्यासन के लिए, चेयर के लिए 15 लाख मतलब वो सैंक्शन हो चुके हैं, अभी वो भी काम हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अपना नागपुर वाला, वहाँ पे भी हमने प्रस्ताव मतलब ये सादर कर दिया, प्रपोजल डाल दिया है। अच्छा। नांदेड़ का स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ जो है, वहाँ पर भी डाल दिया है। जलगांव यूनिवर्सिटी में बहनाबाई चौधरी विद्यापीठ, वहाँ पे भी सावित्रीबाई फुले। मतलब ये काम सिर्फ बाय पब्लिकेशन कर रहे हो और ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। कि बाबा साहब की ये जो है, ये एक्चुअली इनफैक्ट ये गाने का जो मोल है, इम्पोर्टेंस जो है, हम देखते हैं कि भाई धम्मपद त्रिपिटक में इतने सारे वॉल्यूम्स है, बराबर, आम आदमी वो पूरा नहीं पढ़ पाता है। तो त्रिपिटक को समझने के लिए बेसिक जो होता है वो धम्मपद का इम्पोर्टेंस किया जाता है। तो उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी मूवमेंट है, त्रिपिटक में धम्मपद का जो इम्पोर्टेंस है वो अम्बेडकरी फिलॉसफी में मूवमेंट में महाकवि वामन दादा कर्नाटक के गीतों का है। इतना बड़ा मोल ये साहित्य का। जी, वाचक वर्ग के लिए क्या कहें, खास करके युवा वर्ग के लिए क्या कहें? हाँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का फिलॉसफी मिशन आगे चलाने वाला, कला सांस्कृतिक माध्यम से आगे चलाने वाला ये वामन दादा का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो भी बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन सही मायने पे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, वामन दादा के काम का ये सबसे बड़ा जो महत्व है वो है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। मैं तो प्रामाणिक हूँ, मुझे लगता है कि मैं प्रामाणिक हूँ, पर मुझे ही पता होता है कि मैं कितना प्रामाणिक हूँ। तो ये बौद्धिक स्तर की जो प्रामाणिकता बाबा साहब को अपेक्षित थी, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। वो बाबा साहब के बाद
वामन दादा कर्डकचिक के मूवमेंट में मिलता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। दर्शकों, यहाँ पर वामन दादा कर्डक इनके नाम से दीक्षा भूमि के पवित्र दीक्षा भूमि पर यहाँ पे बुक की स्टॉल थी और इसको चलाने वाले हमारे सागर जादव साहब थे और ये प्रकाशिका भी, उनसे बात करते हैं। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से, और नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, इस पावन भूमि से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बुद्ध मूर्तियाँ होती है, बाबा साहब की मूर्तियाँ होती है, यहाँ कहीं पर एक स्टॉल है, तो स्टॉल के जो मालिक है उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम सर। सर, यहाँ पे जो आपका स्टॉल लगा है, कौन कौन से मूर्तियों की मांग है, यहाँ पे डिमांड है? बुद्ध और बाबा साहब। जी जी, ज़्यादा जी जी। अभी तक कितनी बिक्री हुई है? बहुत हो गई। बहुत, एक आंकड़ा बोलो। आंकड़ा 5 लाख का। अरे बाप रे, बहुत अच्छी बात है। 5 लाख की बुद्ध मूर्तियां यहाँ पर बेची गई है। ये बहुत बड़ी क्रांति है और ये क्रांति के पीछे बुद्ध की शांति है। तो सर, कितने साल से करते हैं व्यापार? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से। 20 साल से। कहाँ से है आप? यवतमाल से। यवतमाल से है। यवतमाल में शोरूम है हमारा। शोरूम है, अच्छा अच्छा। ये डिमांड जो है, जो भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो ज्यादातर कौन से लोगों ने मूर्तियाँ ली है? कर्नाटक ले, महाराष्ट्र, अच्छा, और गुजरात, अच्छा, बहुत पूरा भारत में जाते हैं हमारे मूर्ति। अच्छा अच्छा, पूरे भारत में जाते हैं। जी जी। बुद्ध विहार कमेटी के जो लोग होते हैं वो आते हैं क्या? वो भी आते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी मूर्ति लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से ऑर्डर मिलती है ज़्यादा, बड़ी बड़ी मूर्ति का। जी जी जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, 5 लाख की मूर्तियां यहाँ से बेची गई है, ये बहुत बड़ी एक स्वाभिमान की बात है। और ऐसा ही बुद्ध का विचार, बाबा साहब का विचार जन जन तक जाना चाहिए। बस आगे चलते हैं, आगे की जो स्टॉल है उससे देखते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण नागपुर के महाराष्ट्र के दीक्षा भूमि से, और दीक्षा भूमि पर बहुत सारे स्टॉल है। तो हम यहाँ पर आए, जो बाबा साहब की जो तस्वीर है, बुद्ध की तस्वीरें यहाँ पे मिलती है और बड़े बड़े तस्वीर यहाँ पर बाबा साहब के लग चुके हैं। तो ये स्टॉल के जो मालिक है उनसे बात करते हैं कि लोगों का क्या रिस्पांस है, लोगों का किन तस्वीर के लिए मांग है, किस तस्वीर की डिमांड है। बात करते हैं सीधा। सर, जय भीम। जय भीम। जय भीम। लॉर्ड बुद्धा पर आपका स्वागत करता हूँ। हाँ। और धम्म चक्र प्रवर्तन की आपको मंगल कामना भी देता हूँ। आपको भी मंगल कामना। हाँ, तो सर, यहाँ पर जो आपने स्टॉल लगाया, बाबा साहब की जो तस्वीर है, कौन सी तस्वीर को ज़्यादा डिमांड है, बुद्ध या बाबा साहब या महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले? नहीं, बाबा साहब की डिमांड है और बुद्ध की डिमांड है, दोनों की। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। ये पूरे भारत से लोग आपके दुकान में तस्वीर खरीद रहे हैं। हाँ, तो अच्छे कलेक्शन हम लेके आते हैं ना। जी जी। हाँ, तो लोग हमारे राह देखते रहते हैं, अच्छे कलेक्शन आएंगे, हम लेके जाएंगे करके गाँव। कौन कौन से राज्य के लोगों ने लिया है? ये कर्नाटक, यूपी, एमपी इधर से आते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो अभी तक कितनी बिक्री हुई है हमारी वाली? हाँ। 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की बिक्री हुई है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ की जो तस्वीर बहुत ही आकर्षक है। एक नया बाबा साहब यहाँ पे देखने के लिए मिला है, लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हाँ? लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से कौन सी अपील करेंगे? नहीं, लोगों से क्या कहना चाहोगे इस दुकान के बारे में? लोगों का हमको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है हाँ हाँ। कि हमारा दुकान, जो लोग बोलते हैं कि पूरा स्टॉल लगा है, लेकिन हमारे स्टॉल जैसा स्टॉल नहीं लगा है। और लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है कि तुम्हारे फोटो बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। हाँ। और ये यूपी बिहार के लोग जो आते हैं, हमारा प्रचार भी हो जा रहा है और बाहर के लोग फोटो भी अच्छे लेके जा रहे हैं। जी जी जी। और ये हमारे जो फोटो है, ये हमारे वॉचेबल फोटो है पूरे। अच्छा अच्छा। कांच के फोटो ने, उससे हमारा दुकान में जो लोग आकर्षित हो जाते हैं। हाँ हाँ। इसलिए हमारे दुकान में लोग अच्छे से आते हैं और फोटो मस्त लेके जाते हैं। जी जी जी। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। इनके स्टॉल को, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिमा खरीदते समय प्रतिमा तो खरीदो, लेकिन बाबा साहब के विचारों को साथ में लेके चलो। जी जी जी। हाँ हाँ, यही हमारा ये मकसद है। बहुत इस अच्छी स्टॉल बात को लेके बहुत अच्छी बात है। हम लोग प्रतिमा यानी बिजनेस के लिए नहीं खड़े नहीं है, प्रतिमा को लेके साथ साथ उनके विचारों को लेके चलो। बहुत अच्छी बात है। यही घर में जाने को ना, हाँ, यही हमारा मकसद है। बाबा साहब की तस्वीर घर घर में जाना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि बाबा साहब के तस्वीर के माध्यम से बाबा साहब का विचार भी आगे बढ़ना चाहिए। इस माध्यम से पैसा कमाना ये उद्देश्य इनका नहीं है, लेकिन बाबा साहब का विचार आगे बढ़ाया जाए, ऐसी इनकी भावना है। तो चलते आगे की स्टॉल पर। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से, जो महाराष्ट्र में आता है। यहाँ पर ऑल इंडिया बैंक और ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से SC ST और OBC के एम्प्लॉइज होते हैं, उनके यहाँ पर स्टॉल लगी है। तो यहाँ के जो प्रमुख है उनसे बात करते हैं। साहब, जय भीम सर। हाँ, जय भीम टू ऑल।
हमारे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एवरी ईयर ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त स्टॉल लगाते हैं। बैंक के वेरियस पॉलिसीज स्कीम्स ये पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। पब्लिसिटी का भी हम लोग एक बैंक का पब्लिसिटी करते हैं, एज वेल एज लोगों को अवेयर करते हैं कि हाउ बैंक कैन रीच टू यू। तो वो सब करते हुए और बाबा साहब ने जो 1956 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा देकर 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी थी, उसको हम इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वी सेलिब्रेट दिस डे ऑफ धम्म चक्र परिवर्तन दिन के नाम से एवरी ईयर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और हमारे ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC ST OBC एसोसिएशन की तरफ से बहुत उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं। जय भीम जय भारत। धन्यवाद साहब। चलो आगे चलते हैं अभी। दर्शकों यहाँ पर बैंक के नेशनल प्रेसिडेंट है RM खापड़े साहब, इनसे भी बात करते हैं बैंक के बारे में। बोलिए सर। जय भीम। हमारे बैंक का स्टॉल जो है हर वर्ष हम यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए लगाते हैं, जिससे कि बैंक की योजनाएं जो है सारे लोगों तक पहुँचे, जिनके लिए ये बनाई गई है, गरीब लोगों के लिए, कृषक लोगों के लिए, एजुकेशन लोन्स के लिए। तो उसके पब्लिसिटी होना चाहिए और साथ में जिनके लिए ये बनाई गई है उन तक ये सही मायने में पहुंचना चाहिए। तो उन्हें यहाँ पर हम लोग कोई डिफ़िकल्ट रही तो गाइडेंस भी हम लोग करते हैं, इसलिए हमारा ये स्टॉल है। आज की धम्म परिवर्तन के अवसर पर क्या कहेंगे लोगों को? धम्म प्रवर्तन दिन के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बाबा साहब ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था तो उसको लोग सही अर्थों में समझे और उसको अपने में आत्मसात करें, उनके कहने के अनुसार चले। केवल नारेबाजी से कुछ काम चलेगा नहीं, तो उसमें कृति करने की आवश्यकता है। यही मेरा संदेश है। दर्शकों, बैंक की जो योजना होती है, ये योजना जो गरीब, यहाँ का जो पिछड़ा समाज है, पिछड़े लोग हैं, इनकी बैंक के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस उद्देश्य से यहाँ पर हमारे खोपड़े साहब और जो भी हमारे कामले साहब है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लोगों का समुपदेशन किया है। तो ये सिलसिला ऐसा ही जारी रखे, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और आगे चलते हैं और बहुत सारे स्टॉल को भेंट देना है। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में, और यहाँ पर इस दीक्षा भूमि पे बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। और तो यहाँ पर तथागत ट्रैवल्स बोलकर यहाँ पे एक स्टॉल है, और ये ट्रैवल्स बुद्ध दर्शन यानी बुद्ध दर्शन की जो विहार होते हैं या बुद्ध स्थल होते हैं, उनका दर्शन करने का काम करते हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। सर्वप्रथम जय भीम। और पवित्र दीक्षा भूमि पर पधारने वाले सारे भाविकों का यहाँ पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, तथागत ट्रैवल्स के माध्यम से कहाँ कहाँ आप टूर लेके जाते हैं? सर, तथागत ट्रैवल्स के माध्यम से हम डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारे टूर करते हैं, और रिलीजियस टूर ही नहीं, लिशोर टूर भी करते हैं हम लोग। ऐसे एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर होते हैं और काफ़ी लेविश और लग्जरियस टूर होते हैं, जिसमें कंफर्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। और एरोप्लेन के लेके जाते हैं क्या? एरोप्लेन से? सर, मैक्सिमम टूर तो एरोप्लेन से ही होते हैं, या जो बढ़िया क्लास होता है AC क्लास, उसी से टूर ऑर्गेनाइज होते हैं। और आपके ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं, ये तथागत ट्रैवल की शुरुआत 1975 में लेट श्री KT मेश्राम गुरुजी ने करी थी 1975 में। मतलब आज लगभग इस ऑर्गेनाइजेशन को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, और तब से ये काम अविरत यहाँ पर चालू है। जी जी जी। अभी तक आपके तथागत ट्रैवल्स के माध्यम से कितने लोगों को आपने दर्शन करवाया है? सर, इसका तो कोई फिगर नहीं हो सकता। अब मान के चलो, अगर 500 लोग हर साल जा रहे हैं तो उस हिसाब से एक एवरेज पकड़ लो, लगभग 25,000 लोग तो हमारे माध्यम से देश विदेश में यात्रा कर चुके हैं। जी जी जी। तथागत ट्रैवल्स के माध्यम से लोग आपकी धम्म स्थल के लिए आने के लिए उनके लिए क्या कहेंगे? सर, सबसे पहली बात तो है ना, हम लोग लग्जरी को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 15,000 में लोग टूर लेके जाते हैं, जिसमें सुविधा नहीं होती है, रात दिन सफ़र होता है और पुअर क्वालिटी का फूड होता है। हमारे इसमें कुछ नहीं होता है, हमारा फूड भी सुपीरियर और कॉम्प्रिहेंसिव फूड होता है, और हमारी जो रहने की व्यवस्था होती है ये कम से कम 3 स्टार 4 स्टार में होती है, और हमारे कोई भी टूर में रात का सफ़र बिल्कुल नहीं किया जाता है। कंफर्ट जोन वालों के लिए हमारे टूर काफ़ी कंफर्टेबल है।
धन्यवाद सर, तथागत ट्रैवल्स के लिए और उनके जो सहयोगी है यानी धम्मस्थल जाने वाले लोगों के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से ढेर सारी मंगल कामना देता हूं। और आगे चलते हैं और भी स्टॉल अपने को देखना है और उनसे बातचीत करना है।